Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic correlation, regression, hypothesis testing, procedure, T, Z, F and chi-square test. सो ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यूनिट 8 को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी यूनिट 8 कंप्लीट हो गई है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। So let's start with today's topic, that is correlation and regression. So first of all, कोरिलेशन होता क्या है? देखो नेम सजेस्ट कर रही है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं जो स्टैट्स के अंदर यूज़ होती हैं। कोरिलेशन क्या है? जब भी हमें किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो मेज़र हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कोरिलेशन। इट इज़ अ मेज़र ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कि दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या कनेक्शन है या क्या रिलेशन है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोर टाइम यू स्पेंड रनिंग ऑन अ ट्रेड मील द मोर कैलोरीज यू बर्न, कि जितना आप ट्रेड मील पे रन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलोरीज क्या होंगी, बर्न होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन बताया है कि ट्रेड मील और कैलोरी बर्निंग पे क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है कि जितना ज़्यादा आप ट्रेड मील पे रन करोगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, जितना कम आप रन करोगे उतनी कम कैलोरीज बर्न होंगी। तो इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि इनके बीच में क्या रिलेशन है दैट इज कोरिलेशन। सो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो एसोसिएशन और रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन डज नॉट अप्लाई कोजेशन। हमेशा याद रखना कि कोरिलेशन और रिग्रेशन भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है कि कोरिलेशन हमें ये तो बता देता है, जैसे कि ट्रेडमिल और उसने कैलोरी बर्निंग का बता दिया कि जितना ज़्यादा ट्रेडमिल पे रहेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होंगी, बट कभी भी कोरिलेशन हमें कोजेशन नहीं बताता। कोजेशन का मतलब कि कोज क्या है और इफेक्ट क्या है, कि इसके पीछे ट्रेडमिल के चलने की वजह से कैलोरी बर्न हो रही हैं, इसके पीछे क्या कोजेज हैं, क्या इनमें से क्या कोज है और क्या इफेक्ट है, इस चीज़ को वो डिटरमाइन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरिलेशन होता है वो हमें क्या करता है, सिर्फ रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है, बट उसके पीछे क्या कोज है ये डिटरमाइन नहीं करता। फॉर एग्जांपल, कि हम एक एग्जांपल ले डिमांड का एंड प्राइस का। हमें पता है कि इनके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हमें इनका कोरिलेशन तो पता है कि डिमांड ज़्यादा है मतलब कम प्राइजेज हैं, डिमांड कम है तो प्राइस हाई है। अब इसमें से कोज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है ये हमें नहीं पता, कि प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम है या फिर डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम है। हमें नहीं पता कि इसमें से कोज क्या है और इफेक्ट क्या है। तो कोरिलेशन हमें कभी भी कोजेशन नहीं बताता। कोज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोज इफेक्ट। कोज का मतलब क्या है, जो उसको कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, और इफेक्ट यानी कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें ये तो नहीं पता। हमें ये पता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, बट हमें ये नहीं पता इनमें से कोज कौन सा है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस हमारा कोज हो, कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड हमारा कोज हो, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसीलिए प्राइस कम हो। तो कोई भी कोज हो सकता है, कोई भी इफेक्ट हो सकता है। तो कोरिलेशन हमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। इट इज़ अ कॉमन टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द सिंपल रिलेशनशिप विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोज एंड इफेक्ट। यानी कि एक कॉमन टूल है जो हमें क्या बताता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जीरो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, सिर्फ इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, कोज एंड इफेक्ट को डिटरमाइन नहीं करता। कोरिलेशन सिंपली डिफाइंस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बट डू नॉट डिफाइन द कोज एंड इफेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, की कोरिलेशन कितने तरीके का हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मेनली कोरिलेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक चीज़ के इंक्रीज होने से, एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो, या फिर उसके डिक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो, यानी कि दोनों में सेम चेंजेस आए। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ट्रेडमिल था कि ट्रेडमिल में रनिंग इंक्रीज होने की वजह से कैलोरी बर्निंग भी इंक्रीज हो रही है, तो उनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। बट अगर उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा तो वो किसका होगा, जैसे डिमांड और प्राइस का था, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में ऑपोजिट रिलेशन है, और जब ये ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि जो दो वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं दोनों की वैल्यूज अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है या एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन।
बट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब उनकी वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है या एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, या डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस हमारा इंक्रीज, तो इनके बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, की कितने वेरिएबल्स की हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने देखा एक्स और वाई, हम दो वेरिएबल ले रहे थे। अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम कोरिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एसोसिएशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कभी भी एक चीज़ का, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो उसकी कोई रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कम से कम आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट क्या है, सिंपल कोरिलेशन, यानी कि जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। मल्टीपल यानी कि तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हैं और सबको इकट्ठा हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ मल्टीपल वेरिएबल। पार्शियल वेरिएबल में क्या है कि हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल हैं, जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, बट इसके अंदर दो को ही हम मेन कंसिडर करते हैं। जेड को हम क्या मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, इसे हम पार्शियल मान लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, पार्शियल वेरिएबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हुआ, सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब अगर हम इसे डायग्राम की वजह से रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या होता है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। नो कोरिलेशन यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे हमें दिख ही नहीं रहा, ना तो ये लाइन बन रही ना ये बन रही, कोई लाइन नहीं बन रही। तो अगर ऐसे फैला हुआ है हमारे सारे वेरिएबल्स तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। अब पॉजिटिव रिलेशन कैसे हुआ, ये हमारे वेरिएबल्स है, यहाँ पे मान लो x वेरिएबल है और यहाँ पे हमारा क्या है, y वेरिएबल है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑलरेडी एक पॉइंट था, तो अगर x इंक्रीज हुआ, x यहाँ पहुँच गया, तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो हमारी लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से हमारा डायरेक्शन होगा, ये जो हमारी डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड पे डायरेक्शन होगी। बट अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि एक के इंक्रीज होने से यहाँ हमारा मान लो y है और यहाँ हमारा x है, तो ये हमारा एक पॉइंट है जो हमने ले लिया। अब x हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो x अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से y क्या पर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो x के इंक्रीज होने की वजह से y क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो हमारी लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। सो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरीके से हमारी लाइन बनेगी जो ये शो करेगी कि एक के कम होने से दूसरा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव क्या शो करता है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है या एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ, ये अगर डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हुआ। तो हमें ग्राफिकली भी पता चल गया। जब भी हम वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे कि वो वेरिएबल कहाँ है, फिर उन डॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन डॉट से हम एक बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं। अब बेस्ट फिट लाइन किसे बोलते हैं, कि जैसे ये जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं, ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। इस डायरेक्शन से हमें पता चल गया कि ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब भी डायरेक्शन इस वे में जाती है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर डाउनवर्ड की तरफ आती है तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इनमें से फिर हम क्या निकालते हैं, बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं। तो ये बेस्ट फिट लाइन कौन सी होती है, बेस्ट फिट लाइन वो लाइन है जिससे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनका जो गैप है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि जब हम टोटल गैप निकालेंगे तो वेरिएबल्स की दूरी उससे कम होगी, यानी कि जो सभी वेरिएबल्स को एक कम अपने आप से ज़्यादा जोड़े रखेगी। यानी कि ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, और कोई भी लाइन होती है उसके कंपैरिजन में वो हमारी क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन जो हम निकालते हैं। नाउ अभी तक हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स, कि कितना रेशियो है उनका चेंज होने का। लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर को हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। जब जो भी हमारी लाइन बने, चाहे वो पॉजिटिव की बनती हो, अगर पॉजिटिव की बनती है या नेगेटिव की बनती है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो हमारा क्या है, लीनियर है। अगर वो स्ट्रेट ना बन के कर्वी लीनियर बन रही है, यानी कि कर्व बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब जो चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल में, कि पहले x था और y था, ये 10 था और ये 5 था, तो इनमें जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ। अगर इनका अभी हम रेशो निकालना हो तो वो रेशो क्या है, 2:1 है, क्योंकि यहाँ ये 2 से गया और ये 1 से, तो ये 2:1 है। अब ये 10 से कितना हो गया, 15 हो गया, या फिर हम इसको बोले कि ये 10 से कितना 15 ही लेके चलते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 5 से मान लो 10 हो गया। तो अब हमारा रेशो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये
2। तो क्या हमारा रेशियो सेम रहा? रेशियो सेम नहीं रहा, इसका मतलब वो क्या है? कर्वीलीनियर। अगर हमारा रेशियो सेम रही तो वो हमारा क्या होता है? लीनियर। जैसे कि x को हमने 2 और y को हमने 4 माना, ठीक है। अब ये जो इनमें चेंजेस हुए वो क्या हुए? ये हमारा इधर तो हमारा ये रिलेशन क्या है? 1 और रेशो 2। यहाँ पे ये हमारा 4 हो गया और ये 8 हो गया। तो फिर से रेशो कितना रह गया? 1:2। यानी कि जो कॉन्स्टेंसी है रेशो की वो बनी रही। अगर कॉन्स्टेंसी बनी रहती है तो वो लीनियर कोरिलेशन होता है। अगर कॉन्स्टेंसी नहीं बनी रहती, सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते, तो वो नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर हो जाता है। अब मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कि कोरिलेशन को हम कितने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स आपको जो गिवन होते हैं उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो उसके दो तरीके के मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड। यानी कि ग्राफ के बेस से आप कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन के बेस पे। तो ग्राफिकल मेथड में स्कैटर डायग्राम एंड कोरिलेशन ग्राफ, इसमें कार्ल पियर्सन एंड स्पियर्समैन रैंक, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट आता है स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ट बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफिकल मेथड है तो हमारा एक ग्राफ बनेगा, एक चार्ट बनेगा, जिसमें एक्स एक्सिस लिया जाता है और वाई एक्सिस लिया जाता है। एक्स एक्सिस पे पहला वेरिएबल ले लिया जाता है और यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल ले लिया जाता है। देन उनकी जो भी वैल्यूज होती है उन्हें हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। In this, we take the variable and put them on x-axis and y-axis to identify the correlation. The two variables x and y are taken on the different axes by the looking, so that जब भी हम उनको देखेंगे, उनके पॉइंट्स को देखेंगे तो कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे हम ले रहे हैं डिमांड और प्राइस का, तो प्राइस है 1, 2, 3। प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डिमांड 10, 8 एंड 6 ये हमने ली, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लो डिमांड ले रखी है और यहाँ हमने प्राइस लिया है। तो यहाँ पे प्राइस कितना हुआ? 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3। और डिमांड हमारी कितनी ले रहे हैं हम? 10, 8, 6। तो इसको भी हम कितने? 3, 6, 9 ये गैप ले लेते हैं। तो इसको जब हम पेपर पे उतारेंगे तो पहला क्या है? 10 पे हमारा कितना है? 10 पे एक जब हमारा प्राइस है तो हमारी कितनी है? 10 है, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा। देन दूसरा क्या है? जब प्राइस 2 है तब हमारी 8 डिमांड है, तो पॉइंट यहाँ आएगा। 3 है जब हमारी डिमांड कितनी है? 6 है। ये तो वो लाइन, ये हमारा लाइन क्या शो कर रही है? जब ये हमारी बन रहे हैं ये पॉइंट्स आपको क्या शो कर रही है कि ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। तो डाउनवर्ड जाने वाली लाइन किस चीज़ को शो करती है? कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, जो आपको यहाँ से दिख भी सकता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जब ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करके हम अपने कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या है? जिसके अंदर एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें एक एक्स एक्सिस पे लिया जाता है एक वेरिएबल और एक को वाई एक्सिस पे लिया जाता है, एंड उससे एक पॉइंट डाल के उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी कोरिलेशन आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे जो पॉइंट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन के थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि उनके बीच में क्या कोरिलेशन है। जैसे इस डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि इन पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या है? पॉजिटिव। एंड द क्लोजनेस ऑफ वेरिएबल, अब ये तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, ऐसा भी हो सकता था एक थोड़ा यहाँ होता एक थोड़ा यहाँ होता। जितने ये इस लाइन के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उतनी ही ज़्यादा क्या है? स्ट्रेंथ है। डायरेक्शन से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलेगा और क्लोजनेस से हमें क्या पता चलेगा? कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है। तो पहला क्या हुआ? स्कैटर डायग्राम। देन स्कैटर डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे अगर स्कैटर डायग्राम के जो पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस का है, अगर पॉइंट को प्लॉट करने के बाद एक सिंपल एक पॉइंट जो लगातार एक स्ट्रेट लाइन में बन जाते हैं तो वो क्या है? परफेक्टली पॉजिटिव। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में तो बनते हैं बट वो डाउनवर्ड बनते हैं तो वो क्या है? परफेक्टली नेगेटिव। क्योंकि ये लाइन क्या शो करती है? कि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ये क्या शो करती है? नेगेटिव रिलेशन है। देखो मैंने बताया था कि जो हमारी डायरेक्शन है ना वो क्या शो करेगी कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, बट क्लोजनेस क्या शो करेगी कि कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये देखो एक दूसरे इस लाइन के बिल्कुल क्लोज हैं, उसी लाइन के ऊपर हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? परफेक्टली पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इससे लाइन बनाएं तो इससे थोड़े थोड़े तो दूर है ना बाकी वेरिएबल, बट काफ़ी क्लोज हैं, तो ये हमारी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। बट अब इसमें देखें तो उससे ज़्यादा दूर है, इसके कंपैरिजन में जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़े दूर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीक पॉजिटिव। तीनों है तो पॉजिटिव क्योंकि तीनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो तीनों की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव 3 तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव क्या है? परफेक्टली पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड वीक पॉजिटिव। सिमिलरली परफेक्टली नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड वीक नेगेटिव। यानी कि अगर वो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो उस लाइन से, बेस्ट फिट लाइन से थोड़ी दूर होते हैं तो वो थोड़ा वीक होता है और जितने पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
सो फर्स्ट मेथड क्या था, स्कैटर डायग्राम का। देन है कोरिलेशन ग्राफ मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जब हम स्कैटर डायग्राम बना रहे थे तो उसके अंदर एक इस एक्सिस पे लिया जाता है और एक इस एक्सिस पे लिया जाता है, बट इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें जो दोनों वेरिएबल्स होंगे वो एक ही एक्सिस पे लिए जाएंगे और नीचे ईयर वगैरह जो कॉमन टर्म होगी वो ले ली जाएगी। जैसे इसके अंदर क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें रिलेशन देखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशन है। तो अलग अलग ईयर दे रखे हैं, तो ईयर हमारी क्या है, कॉमन टर्म है जो नीचे ले ली जाएगी। अब इनकम को और एक्सपेंडिचर को दोनों को हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है। तो अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब दो ग्राफ बनेंगे। तो एक ग्राफ बनेगा इनकम का, एक बनेगा एक्सपेंडिचर का। इसके थ्रू हम इनकी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनकी डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन किसकी होती है, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो डायरेक्शन से तो हमें क्या पता चल गया कि इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब ये लाइन एक दूसरे के कितने क्लोज हैं वो बताती है कि स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अगर लाइन थोड़ी कम क्लोज होती है तो कम स्ट्रेंथ होती है। द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ, यानी कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट की जाती है। बट ये स्कैटर डायग्राम से अलग है क्योंकि स्कैटर डायग्राम में दोनों एक्सिस पे वेरिएबल लिए जाते हैं, बट इसमें सिर्फ एक एक्सिस पे वेरिएबल लिया जाता है और उसकी डायरेक्शन को देख के कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया जाता है। सो ग्राफिकल मेथड हमने देख लिया। ग्राफिकल मेथड के अंदर दो वेज थे कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने का, एक तो कोरिलेशन ग्राफ और एक स्कैटर डायग्राम। अब ग्राफिकल मेथड से जब हम कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं कि क्विक है और ईजी है, कि हम आसानी से बना सकते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती इसे बनाने में। बट नॉन मैथमेटिकल भी है, यानी कि आपको कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये नॉन मैथमेटिकल है। नॉन मैथमेटिकल है इसका मतलब एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट से काम नहीं चलता, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो उसका पहला और मोस्ट पॉपुलर मेथड है कोरिलेशन का, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको लीनियर कोफिशिएंट भी बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अभी मैंने बताया था लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, चाहे वो पॉजिटिव की बने या नेगेटिव की बने, तो वो क्या है, लीनियर है। बट एक कर्व के थ्रू लाइन बनती है, कर्वी लाइन बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर है। तो हमारा जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिर्फ एक तरीके के साथ ही डील करता है, जो हमारी लीनियर कोरिलेशंस होती हैं, ये सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के साथ ही डील करता है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, उसे आइडेंटिफाई करके हमें बताता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, जिसमें मिनिमम गैप होता है अपने पॉइंट्स से। जब हम कोफिशिएंट को निकालते हैं तो उसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और हमेशा याद रखना, ये टर्म्स पूछी जाती हैं कि आर से हमें किस चीज़ को डिनोट करते हैं, और ये आर हमेशा प्लस या माइनस इसी के बीच में आएगा, यानी कि +1 और -1 के बीच में आता है। अगर आर 0 आ जाता है, यानी कि कोरिलेशन, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी दो वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखो, 0 रिलेशन, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो +1 आता है तो इसका मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव रिलेशन है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक के डिक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव का साइन लग जाता है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर एक के डिक्रीज होने से दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इसके पॉइंट्स आते हैं, देखो ये प्लस और माइनस साइन तो किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ से प्लस से और माइनस से तो हमें क्या पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो 1 है, जितना अगर वो 1 के क्लोज होंगे तो स्ट्रॉन्ग है, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी वीक कोरिलेशन है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिकॉज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं इनके, आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व कराए जाते, आपसे क्या फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सबमिशन एक्स स्क्वायर इंटू में सबमिशन वाई स्क्वायर। और एक्स हम किसको मानेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है, एक्स अगर हम एक्स माइनस एक्स बार को मान रहे हैं तो एक्स तो सिंपल जो वैल्यूज हमें गिवन है, और एक्स बार क्या है हमारा मीन। ऐसे ही वाई क्या होगा, वाई माइनस वाई बार। वाई बार हमारा क्या होगा, दूसरे वेरिएबल का मीन। जैसे दो वेरिएबल हमें गिवन होते हैं तो दोनों का मीन हमें निकालना होता है, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, अब देखो सबमिशन एक्स वाई ये हमारा फॉर्मूला है, सबमिशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सबमिशन एक्स स्क्वायर इनटू में सबमिशन
वाई स्क्वायर। अब हमें पता है एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार। इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर दे तो देखो समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू में समीशन वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब देख लो यहाँ पे आपको क्या बताना होता है, ये पूछा जाता है कि अगर हमारा इसको सोल्व करके, जैसे ये फॉर्मूला हमने दिया, हमें क्या गिवन होता है, एक एक्स वेरिएबल गिवन होता है, उसकी वैल्यूज गिवन होती है, वाई वेरिएबल की गिवन होती है। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे, मीन निकालेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, वाई का मीन निकालेंगे, फिर एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे, वाई में से वाई बार को माइनस करेंगे, और फिर उनका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, उसका समीशन निकालेंगे। इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। जो हमारा रिजल्ट आता है अगर वो 0.90 से 1 के बीच में है तो वेरी हाई कोरिलेशन है, अगर पॉजिटिव होगा तो वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव होगा तो वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अगर 70 से 90 के बीच में है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन और हाई नेगेटिव कोरिलेशन, 50 to 70 के बीच में है तो मॉडरेटली पॉजिटिव और मॉडरेटली नेगेटिव, 30 से 50 के बीच में है तो लो पॉजिटिव या लो नेगेटिव कोरिलेशन, और 30 से भी नीचे अगर कोरिलेशन आता है तो नेलिजिबल कोरिलेशन होता है, नेलिजिबल पॉजिटिव और नेलिजिबल यानी कि ना के बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, जो आर से डिनोट होता है, वो कैसे निकलता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू में समीशन वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू में समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और जो आर है वो किसके बीच में लाई करता है, +1 से -1 के बीच में लाई करता है। उनके किन रेंज के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाईली पॉजिटिव है, मॉडरेट है, नेलिजिबल है, वो हमने देख लिया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आर से डिनोट होता है और आर प्लस से -1 के बीच में लाई करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, यानी कि ओरिजिन और स्केल के अंदर चेंज होने से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ टू वेरिएबल ऑफ कोरिलेशन आर इंडिपेंडेंट, यानी कि एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोरिलेशन कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोरिलेशन तभी होता है एक और दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन तभी होगा जब वो एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अगर वो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे BXY इंटू में BYX, इसका जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना जितनी भी चीज़ें। फॉर एग्जांपल कि आपको गिवन है 1 5 8 4, ये आपको एज ए एक्स गिवन है, तो अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 1 इंटू में 5 इंटू में 8 इंटू में 4, इससे इसकी रूट जब हम निकालेंगे तो वो उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और रूट एक आइडेंटिफिकेशन है ज्योमेट्रिक मीन की। तो जब हम हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट का, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं, BXY एंड BYX, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे बट मैं ऑलरेडी बता देती हूँ इन्हें हम क्या बोलते हैं। BXY का मतलब BX डिपेंडेंट ऑन Y, BY डिपेंडेंट ऑन X, यानी कि Y X पे डिपेंड करता है या फिर X Y पे डिपेंड करता है। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या, मल्टीप्लिकेशन और रूट से ही डिटरमाइन होता है, तो इनका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। तो जो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनके ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, हमेशा R के इक्वल होगा। अगर वो R के इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं किया है। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर आप निकालते हो, अगर आप रिग्रेशन की बात करो तो हमने क्या बोला, BXY और BYX का हमारे किसके इक्वल होगा, अंडर रूट R के। इसका मतलब ये दोनों रिग्रेशन के अंदर डिफरेंट होते हैं, बट कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो XY से निकालें R या फिर RYX से निकालें वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि इनके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा कोज है कौन सा इफेक्ट है। तो चाहे हम XY निकालें या YX निकालें, कि X डिपेंडेंट ऑन Y या Y डिपेंडेंट ऑन X, कुछ भी निकालें R हमारा सेम आएगा। नाउ प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर क्या होता है, जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं चांसेस होते हैं कि हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, तो अगर हम प्रोबेबल एरर को अपनी कैलकुलेशन के अंदर डाल देते हैं तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबल रिजल्ट। द प्रोबेबल एरर इज द वैल्यू विच इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो आपका R आता है उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबल एरर। ताकि जो आपका जैसे R आया आपका 1, तो 1 के अंदर हम प्रोबेबल एरर को ऐड भी करेंगे और 1 के अंदर हम प्रोबेबल एरर को क्या करेंगे,
माइनस भी करेंगे, तो इससे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना। अब इन 2 पॉइंट के बीच में ये हमारी क्या हो जाएगी, एक रेंज मिल जाएगी जिसके बीच में हमारा आंसर लाई करना चाहिए ताकि वो हमें एक्यूरेटली डिफाइन कर सके। देयर इज नो रिलेशन कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन द प्रोबेबल एरर, कि जो प्रोबेबल एरर हमने डिफाइन किया है अगर आर की वैल्यू उससे कम है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, क्योंकि एरर ही ज़्यादा है, रिलेशन से ज़्यादा तो एरर है, तो इसका मतलब उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक अच्छा कोरिलेशन कब होता है, जब जो आर की वैल्यू है वो 6 टाइम ग्रेटर हो, 6 टाइम ग्रेटर होनी चाहिए हमारे प्रोबेबल एरर से। तो प्रोबेबल एरर हम क्यों यूज़ करते हैं कि आर की जो वैल्यू आई है उसके अंदर हम कुछ प्लस करें कुछ माइनस करें ताकि हमें ए और बी एक रेंज मिल जाए जिसके बीच में हमें ये पता चल जाए कि हमारा आंसर लाई करना चाहिए। तो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 इंटू में 1 आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके थ्रू हम प्रोबेबल एरर निकाल लेंगे, जिसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, जैसे इसकी मान लो इसको सोल्व करने के बाद हमारा प्रोबेबल आ रहता है 0.5 और हमने आर लिया कि आर मान लो हमारा 1 है, तो आर अगर हमारा 1 है तो 1 के अंदर प्लस कर दो 0.5 तो क्या आ गया 1.5 और 1 के अंदर से माइनस कर दो 0.5 तो क्या आ गया 0.5। तो जो हमारा आंसर है वो 0.5 टू 1.5 के बीच में ही क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोबेबल एरर। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की क्या एडवांटेजेस हैं कि ये हमें डिग्री भी बताता है और उसके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है उस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है, और मैथमेटिकल मेजर है, इसका मतलब है एक्यूरेट है, रिलायबल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करता। डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, और जो हमने मीनिंग में ही किया था कि सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को लेता है, बट ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा ना, कर्वीलिनियर रिलेशन भी हो सकती है, उस चीज़ को ये इग्नोर करता है। Now second algebraic method is Spearman's rank coefficient of correlation. This is a qualitative method of or non parametric test, यानी कि जो हमारा कार्ल पियर्सन मेथड है वो क्वांटिटेटिव मेथड है और ये हमारा क्या है क्वालिटेटिव मेथड है, जो फॉर्मूले के थ्रू ही सोल्व होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव टर्म होती है ना उनके बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं। यानी कि ब्यूटी और ऑनेस्टी के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है कि क्या जो ब्यूटीफुल होते हैं वो ऑनेस्ट भी होते हैं या फिर जो ऑनेस्ट होते हैं वो ब्यूटीफुल भी होते हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो ये क्या है क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो आप किसका यूज करोगे, स्पेयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास एक्स और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये ब्यूटी और ये ऑनेस्टी आपको गिवन है, तो 2 वेरिएबल्स आपको गिवन होते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। डी हमारा क्या होगा कि जो ब्यूटी गिवन है और जो भी हमारी ऑनेस्टी के पॉइंट्स गिवन है उनका हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डी किस चीज को डिनोट करता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 रेंजेस। जो भी रेंज हमें गिवन है, जो भी रैंक गिवन है ब्यूटी की और ऑनेस्टी की, उनके बीच में क्या निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे, उन डिफरेंसेस का स्क्वायर कर देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर माइनस 1, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पॉइंट इन दी वेरिएबल्स। इसके थ्रू इसको सोल्व करके हम क्या निकालते हैं, अपनी कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों के बीच में, जैसे ब्यूटी और ऑनेस्टी के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अब देखो अभी तक हमने क्या किया कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, हम कोरिलेशन की स्टडी क्यों करते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे ग्राफ्स होते हैं, देन कौन कौन से मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड में 2 की, स्कैटर डायग्राम मेथड एंड कोरिलेशन ग्राफ मेथड, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन एल्जेब्रिक मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड किया एंड हमारा स्पेयरमैन रैंक मेथड किया कि उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। अब हमने क्या दिया था, जब मीनिंग डिस्कस किया था तभी हमने क्या बोला था कि एक पार्शियल कोरिलेशन भी होता है और एक मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है। तो कई बार आपसे पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला उसका होता है कि जब भी हम पार्शियल कोरिलेशन निकालते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपके ए बी सी आपको गिवन है, पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट मान लेते हैं और मेन 2 की स्टडी करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, आर ए बी, ये तो सिर्फ 2 वेरिएबल की स्टडी करते हैं तब लिखा जाता है, इसमें कैसे लिखा जाएगा आर ए बी डॉट सी, यानी कि सी को हमने क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है, तो इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ ए बी, यानी कि पहले ए बी का आर वो निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ए सी इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर बी सी। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे ए बी सी है तो पहले ए और बी का कोरिलेशन निकालना होता है, देन बी और सी का कोरिलेशन निकालना होता है, देन ए और सी का कोरिलेशन निकालना होता है। ये जब आप निकाल लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्मूले में पुट करते हो। और ए और बी का कोरिलेशन कैसे निकालोगे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फॉर्मूले से कि समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन वाई स्क्वायर, ऐसे करके आप उसे क्या करोगे, निकालोगे। तो पहले तीनों का अलग अलग रिलेशन निकालोगे और उसके बाद उसे फॉर्मूले में पुट करोगी।
नाउ मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है कि जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी जो हमने अपने खेत में फार्म में कुछ भी कोई भी फसल उगाई है, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। सनलाइट हो सकती है, रेनफॉल हो सकता है, देन हमारा क्या सोइल कैसी है, हम कैसे सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत से फैक्टर हैं। लेकिन मल्टीपल के अंदर हम क्या करते हैं, सबकी स्टडी करते हैं, किसी को कॉन्स्टेंट नहीं मानते, तो सबकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कैसे लिखा जाता है, ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल्स होंगे इस तरीके से हम उसे लिखेंगे। और इसमें भी हमें ऐसे ही करना होता है कि पहले सबका आपस में कोरिलेशन निकालना होता है कि ए का बी के साथ निकालो, बी का सी के साथ निकालो और सी का ए के साथ निकालो। देन उसे फॉर्मूले में पुट करो कि आर स्क्वायर ए बी प्लस आर स्क्वायर ए सी माइनस 2 आर ए बी आर ए सी आर बी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर बी सी। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, उसे निकालते हो मल्टीपल कोरिलेशन को। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कोरिलेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन क्या होता है। जब हमने कोरिलेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, कि कोरिलेशन हमें सिंपली बस ये बताता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, बट वो कोज एंड इफेक्ट नहीं बताता। रिग्रेशन उसी कमी को पूरी कर देता है और ये हमें बताता है कि कौन सा कोज है, कौन सा इफेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Regression define the relationship, significance and the cause and effect relationship between the variables, कि इसमें से क्या कोज है और क्या इफेक्ट है वो ये डिटरमाइन करता है। जैसे ग्रोथ कितनी होगी आपकी सोइल के अंदर, जो भी आपने जिस चीज़ की भी आप फार्मिंग करें उसमें ग्रोथ कितनी होगी, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। रेनफॉल कितनी आ रही है, ठीक है, सनलाइट कितनी है, आपके सीड कैसे हैं, देन सोइल कैसी है। तो ये चारों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं। और इस चीज़ पे, इन चारों चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है कि ग्रोथ कितनी होगी, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर है। तो रिग्रेशन में हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर है और कौन सा डिपेंडेंट फैक्टर है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। और इसमें कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई किस चीज़ को डिनोट करता है, इधर हमने क्या लिखा था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा, बट इनडिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना, सोइल, सीड, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं बट डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही रहेगा। नाउ रिग्रेशन कितने टाइप का होता है, एक होता है लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर उनके सेम रेशो में चेंज हो रहा है तो लीनियर है, अगर सेम रेशो में चेंज नहीं हो रहा है तो नॉन लीनियर है। सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन की अगर हम देखते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो सिंपल हमने देखा था y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, की एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल रिग्रेशन। बट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक से ज़्यादा है, कि बी एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस बी एक्स थ्री। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ ले रखे हैं कि x2 x3 बहुत से हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन। अब रिग्रेशन को आइडेंटिफाई करने का एक ही मेथड जो है हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लीस्ट स्क्वायर मेथड। और लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर भी हम क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं। इट इज़ टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट फॉर द सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द सेट इन द वी टेक बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि बेस्ट फिट क्या होती है, कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनका मिनिमम डिस्टेंस पे जो एक लाइन बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन होती है। और वही लाइन हम किसके अंदर बनाते हैं, रिग्रेशन के अंदर बनाते हैं। अब रिग्रेशन हमारा दो तरीके का हो सकता है कि आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन है x और y, तो ऐसा भी हो सकता है x y पे डिपेंड करता है और ऐसा भी हो सकता है y x पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये लिखना है कि हमारा x y पे डिपेंड कर रहा है तो b x डिपेंडेंट ऑन y, b y डिपेंडेंट ऑन x। तो b y x किस चीज़ को शो करता है, उसे पहले लिखो जो डिपेंडेंट है, b y डिपेंडेंट ऑन x, या फिर x डिपेंडेंट है तो b x डिपेंडेंट ऑन y। और अगर जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना वो किस साइड आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। तो अगर आपका x इधर है तो बी ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी वाई, ये हमारा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। और ये हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, सॉरी। और अगर हमारा y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो a प्लस बी एक्स। इस तरीके से हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती हैं। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है कि आप पहले निकालते हो b वाई एक्स, जो भी जिस पे डिपेंड है। अगर आपको ये दे रखा है कि b क्या है, y डिपेंडेंट ऑन x, जो भी डिपेंडेंट है उसी तरीके से आपको लेना होता है। ऐसा भी हो सकता है x डिपेंडेंट हो या y डिपेंडेंट हो। अगर y डिपेंडेंट ऑन x है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है n नंबर x बार, यानी कि जो x वेरिएबल है उसका मीन, y वेरिएबल का मीन, डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस n
एक्स बार स्क्वायर। अब नीचे क्या है, एक्स बार स्क्वायर है, हमेशा याद रखना जो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बी वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो इधर वही आएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर आपको ये निकालना होता कि बी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ऊपर से तो यही रहता समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, नीचे क्या हो जाता, चेंज हो जाता कि नीचे अब यहाँ हमने एक्स ले रखा था बट यहाँ अब क्या आ जाता, वाई आ जाता, वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला निकालना होता है। तो यहाँ हमने देखो लिखा भी हुआ है कि बी एक्स वाई अगर निकालना है या बी वाई एक्स निकालना है, दोनों तरीके का दे रखा है। अगर वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स है, वाई जो करता है एक्स पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो नीचे वाई आ जाता, वाई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, बी निकालना होता है, बी के बाद ए निकालना होता है। ए कैसे निकलता है कि जब हमारा ये निकल जाता है ना, उसके बाद हम ए निकालते हैं। वाई बार हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, वो हमारा मीन होता है माइनस बी एक्स बार भी हमें पता होता है कि एक्स की वैल्यू उसका क्या मीन है। जो हमारा बी निकलता है ना, यहाँ से जो हमने बी निकाला है उसे यहाँ पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। सो ए निकालने के भी दो फॉर्मूले होंगे, क्योंकि ए एक बार ऐसा हो सकता है कि हमारा y डिपेंडेंट है और एक बार ऐसा हो सकता है x डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या होगा, x बार, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग से रहेगा, x बार माइनस बी वाई बार। इस तरीके से आप a की वैल्यू निकालते हो और b की वैल्यू निकालते हो, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इनके थ्रू जो आपकी a और b की वैल्यू आएगी ना, उसको आपको किस में पुट करना होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसके अंदर पुट करते ही आपको क्या पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी हमें रिग्रेशन निकालना होता है तो हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें पहले हम b की वैल्यू निकालते हैं, देन हम a की वैल्यू निकालते हैं। अब b की वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है कि x डिपेंडेंट ऑन y और y डिपेंडेंट ऑन x। इस तरीके से हम जो भी हमें गिवन होगा उसकी निकाल लेंगे। b और a की वैल्यू निकालने के बाद हम उसे क्या करते हैं, एक फॉर्मूले में पुट करते हैं कि यहाँ हमारा y भी ना लिख के मैं क्या लिखूँ कि यहाँ हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या फिर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ए हमने निकाल लिया, बी निकाल लिया, फॉर्मूले में डालेंगे और हमें अपना रिलेशनशिप या उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे हमने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ की थी, वैसे ही रिग्रेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा से बिलीव करते हैं, यानी कि इसमें यूनिट का कोई टर्म नहीं होती। विदाउट यूनिट भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। जैसे केजी को केजी के साथ ही नहीं कंपेयर किया जा सकता, बाकियों के साथ भी किया जा सकता है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x इज रिप्रेजेंटेड बाय वी वाई एक्स, कि हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर y डिपेंडेंट ऑन x है तो वो कैसे लिखा जाएगा, बी वाई एक्स। अगर x डिपेंडेंट ऑन y है तो x y लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। बोथ ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट हैव द सेम साइन। अगर बी वाई एक्स हमारा पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा। अगर आपके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, सोल्व नहीं किया। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें सोल्व तो कराया नहीं जाता, तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों का साइन क्या रहता है, सेम रहता है। और दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं, बी एक्स वाई है और बी वाई एक्स है, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। अगर ये हमारा लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 1, यानी कि इनका टोटल ऑलमोस्ट 1 के ही इक्वल आता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इफ़ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, कि अगर बी एक्स वाई मान लो बड़ा है 1 से, तो दूसरा उससे छोटा होना जरूरी है। द कोफिशिएंट कोरिलेशन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, की हमने बोला था कि बी एक्स वाई जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इनटू में बी वाई एक्स, इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर के इक्वल होते हैं। द अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालते हैं इन दोनों का, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हैं ना, नंबर को डिवाइड कर दे 2 से, तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, टू दी आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये आर के इक्वल होगा जब हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आता है, आर के इक्वल आता है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट फॉर द चेंज। अब हमने क्या किया था कि जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था वो इंडिपेंडेंट था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था ओरिजिन के चेंज होने से या स्केल के चेंज होने से। रिग्रेशन के कोफिशिएंट में ओरिजिन से यानी कि प्लस माइनस से तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिपेंड होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती क्या है? जब भी आप रिसर्च की बात करते हो तो हाइपोथेसिस की बात आती है कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, हाइपोथेसिस के ऊपर वर्किंग की जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक अजम्पशन है जो हम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बना लेते हैं, और हाइपोथेसिस को हमें क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है, क्योंकि वो ट्रू नहीं होती, सिर्फ एक अजम्पशन होती है, हमने सोचा है, हमारा ओपिनियन होता है। हाइपोथेसिस इज यूजली अटेंटिव अजम्पशन मेड फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी अजम्पशन बनाना, वो हमारी हाइपोथेसिस होती है, जिसको हमें क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है कि क्या वो ट्रू है या नहीं है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है, देन डिसीजन मेकिंग का क्या क्राइटेरिया है, ये सीक्वेंस पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होने चाहिए स्टेप्स क्या होते हैं। कि सबसे पहले हाइपोथेसिस को बनाना, उसके बाद उसके क्राइटेरिया, डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा, देन वो टेस्ट जो उसके ऊपर लग सकता है, जैसे टी टेस्ट है, एफ है, जेड है, कौन सा टेस्ट हमारी टेस्टिंग के लिए बेस्ट है, उसको चुनना, डाटा कलेक्ट करना, उस टेस्ट को परफॉर्म करना, एंड फाइनली डिसीजन मेकिंग करना। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेट दी हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस बनाना। देखो हाइपोथेसिस क्या होती है? कोई भी अजम्पशन, जैसे हमने अजम्पशन बना ली कि इंडिया में हर एक बच्चा लगभग 3 घंटे क्या देखता है? टीवी देखता है। अब ये तो हमने एक अजम्पशन बनाई है, हम श्योर नहीं है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है ना। तो हाइपोथेसिस 2 तरीके की हो सकती है, नल हाइपोथेसिस जिसे हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे हम H1 से इंडिकेट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? दैट स्टेट देयर इज़ नो रियल डिफरेंस इन द सैम्पल एंड पॉपुलेशन मीन, कि हमने किया था कि इंडिया में बच्चे 3 हार्स क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। तो ये हमने क्या बनाई थी? हाइपोथेसिस बनाई थी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, कि इंडिया की पॉपुलेशन में हर बच्चा लगभग 3 घंटे हर रोज़ टीवी देखता है। और हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं? सैंपल को सेलेक्ट करके, एक्चुअल में उनसे पूछ के कि आप कितना घंटे टीवी देखते हो। तो नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलती है? कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, कि जो हमने सोचा है वो एक्चुअल में है, कि सैंपल का मीन भी उतना ही आएगा जितना हमने किस चीज़ का सोचा है? हमारी पॉपुलेशन का सोचा है। यानी कि एक्चुअल में हम ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई 3 घंटे बच्चे टीवी देखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? कि देयर इज़ नो रियल डिफरेंस। ये हमेशा क्या लेके चलती है? कि हमारी पॉपुलेशन का जो मीन है, यानी कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, और जो सैंपल का मीन हम कलेक्ट करेंगे वो इक्वल होगा, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड इट सजेस्ट दैट नो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल, कि इन 2 वेरिएबल के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो इक्वल है। कि हमने सोचा है कि 3 घंटे देखते हैं, तो वो एक्चुअल में 3 घंटे देखते हैं। और हर एक रिसर्चर ट्राई करता है कि वो नल हाइपोथेसिस को क्या करे? डिनाई करे, और उससे क्या करे? रॉन्ग प्रूफ करे, सो दैट वो ये डिफाइन कर सके कि एक्चुअल में कितने घंटे बच्चे टीवी देखते हैं। नाउ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, जब भी आप रिसर्च करते हो, तो पहली हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है वो नल हाइपोथेसिस होती है। सीधा आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, पहले ऐसे ही हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि हमारी पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने देखा कि हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, हमने कॉलेज के रिगार्डिंग एक हाइपोथेसिस बनाई कि हर स्टूडेंट के 50% मार्क्स आते हैं। तो ये हमारी हाइपोथेसिस है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलेगी? कि ये तो हमने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बनाई, जो हम सैंपल लेंगे, जिन बच्चों के एग्जाम्स हम सच में देखेंगे, उनके भी 50% ही मार्क्स हैं, कि यानी कि हमारी पॉपुलेशन और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। और नल हाइपोथेसिस फर्स्ट हाइपोथेसिस है जो प्रिपेयर की जाती है। देन हमारी आती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि बच्चे 3 घंटे टीवी नहीं देखते, या तो 3 से ज़्यादा देखते हैं या 3 से कम देखते हैं, बट 3 घंटे टीवी नहीं देखते, ऐसा जो मान के चलती है, दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ओनली तब परफॉर्म की जाती है जब नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, फॉर एग्जांपल कि आपने ये माना था कि 3 हार्स टीवी देखते हैं, आपने सैंपल कलेक्ट किया और एक्चुअल में यही पाया कि 3 घंटे टीवी देखते हैं, तो वो तो वहीं खत्म हो गया ना, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को। तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, तभी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए जाते हैं, जो क्या कहती है कि या तो वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, बट इक्वल टू नहीं है हमारी सैंपल मीन की। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अपनी हाइपोथेसिस डिटरमाइन करनी होती है, जो क्या हो सकती है? नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है और अल्टरनेटिव भी हो सकती है। तो नल को किससे? जैसे H0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अल्टरनेटिव को H1 से। नल तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बताती है कि पॉपुलेशन मीन में और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये कब आती है? जब हमारी कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस से, कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन इस तरीके से है कि या तो वो ग्रेटर है या वो स्मॉलर है। और जब भी हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट
रिजेक्ट होगी तभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस परफॉर्म की जाएगी, उससे पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस के साइन क्या है कि वो इक्वल टू मान के चलती है, लेकिन ये क्या मान के चलती है अल्टरनेटिव, नहीं या तो ग्रेटर है या स्मॉलर है और नॉट इक्वल है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो हमारा प्लांट ग्रो होगा, यानी कि प्लांट के अंदर या तो वो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा अकॉर्डिंग टू दैट फर्टिलाइजर। बट हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, जैसा प्लांट अब है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, तो जैसा प्लांट अब है वैसा ही ये बाद में रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा कोई भी फर्टिलाइजर्स डालने से, वो हमारी क्या होती है, नल हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप हमने हाइपोथेसिस को डिटरमाइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्राइटेरिया डिटरमाइन करना कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम बनाते हैं कि इस चीज़ के अंदर अगर हमारा कोई भी वर्डिंग आती है, फॉर एग्जांपल कि हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि 0 से 5 के बीच में अगर हमारा रिजल्ट आता है तो ही वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें वो हमारा किस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो वो हमारा इस सेंस में ऐसे एक डायग्राम बनाया जाता है जिसमें से ये हमारा रिजेक्टेड एरिया होता है, ये रिजेक्टेड एरिया होता है। तो अगर हमारा रिजल्ट इनके बीच में लाई करता है तो हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर हमारा हाइपोथेसिस का जो आंसर है वो इस एरिया में, एक्सेप्टेड एरिया में लाई करता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा स्टेप यही होता है कि उस क्राइटेरिया को डिटरमाइन करना। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। देखो, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी कि हमने माना था 3 घंटे टीवी देखते हैं और एक्चुअल में 3 घंटे ही टीवी देखते हैं, और अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 3 घंटे देखने का सोचा था और एक्चुअल में 3 घंटे ही देखते हैं, यानी कि अगर वो ट्रू है और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो हमारा करेक्ट आउटकम आया है। अब नल हाइपोथेसिस हम क्या लेके चलते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्रू नेगेटिव है, कि हमने करेक्ट आउटकम निकाला कि नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तो हमने उसे एक्सेप्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे वो बच्चे 3 घंटे ही देखते थे बट फिर भी हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 1 एरर है पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, कि जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तब भी हमने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो उस पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर। अब ये तो क्या कौन सा केस हुआ, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी। अब लेके चलो कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी कि वो 3 घंटे नहीं देखते, या तो उससे ज़्यादा देखते हैं या उससे कम देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और उसे रिजेक्ट कर दिया तो सिंपल सी बात है, करेक्ट हो गया कि गलत थी तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट कर दिया तो वो हमारा कौन सा होता है, टाइप 2 एरर। तो इसमें जो मेजर थिंग आपको समझने की वो क्या है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर आता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव लेके आ रहे हैं। अगर हमने नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, गलत थी, फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर, जिसकी वजह से क्या आता है, फॉल्स नेगेटिव आता है। अगर हम इसको हम किस चीज़ से, टाइप 1 एरर को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अगर हम 1 में से अल्फ़ा को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, कॉन्फिडेंस लेवल, और अगर हम 1 में से बीटा को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, पावर ऑफ टेस्ट। और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करते हैं। इन्हीं के थ्रू हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिजेक्टेड एरिया होगा और कितना एक्सेप्टेड एरिया होगा, क्योंकि ये जो चांसेस है ना टाइप 1 और टाइप 2 एरर के, इन चांसेस को कंसिडर करके ही हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल डिटरमाइन करते हैं। तो पहला हमने क्या किया, स्टेट किया कि हमारी हाइपोथेसिस कैसी है, उसके बाद हमने डिसीजन क्राइटेरिया बताया। अब हम एक एप्रोप्रिएट टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब टेस्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, जो एज्यूम करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो सिमेट्रिक बनी हुई है। और हमारे नॉन पैरामीट्रिक क्या कहते हैं कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरीके से की शेप में है, एसिमेट्रिक में है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव असिमेट्री है। तो वो नॉन पैरामीट्रिक है जो इस तरीके की कोई अजम्पशन नहीं लेके चलते कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मान के चलते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा ही है, जहाँ पे मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं वो क्या है, टी, जेड एंड एफ टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट एंड एनी अदर टेस्ट। तो सबसे पहले जब हमने ये आपके दे भी रखा है कि टी टेस्ट जेड टेस्ट होते क्या है, तो आपको इनके अजम्पशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। तो टी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोल देते हैं, जो 3 तरीके से मेजर किया जा सकता है। 1 सैम्पल टी टेस्ट, कि जब आपको सिर्फ एक सैंपल दे रखा हो, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल का मतलब क्या है, जैसे एक सैंपल है, 2 सैंपल हैं, बट ये आपस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे पेयर्ड सैंपल होते हैं। अगर पहला सैंपल और
दूसरा सैंपल एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और टी टेस्ट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक अकेले सैंपल का भी कर सकते हैं। अगर एक अकेला सैंपल होगा ना तो उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड लिमिट के साथ जो पहले से हमें गिवन होगी। अगर टू इंडिपेंडेंट सैंपल हैं तो एक सैंपल का कंपैरिजन दूसरे सैंपल के साथ किया जाएगा। पेयर्ड में भी क्या होता है, एक सैंपल का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, बट पहले इसके अजम्पशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अजम्पशंस के ऊपर पूछे जाते हैं, फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हर एक की अजम्पशंस पता होनी चाहिए कि टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, क्योंकि टी टेस्ट किसके अंदर आता है, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। और पैरामीट्रिक की अजम्पशंस क्या है कि हम क्या मान के चलते हैं, पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टी टेस्ट की भी अजम्पशन पहली तो यही होगी कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस नोन नहीं होता, यानी कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, तब हम इसके लिए जाते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो कभी भी टी टेस्ट नहीं लगता, तो हमारा जेड टेस्ट लगता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और साइज स्मॉल होता है, 30 से कम का साइज होता है सैंपल का, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। और फॉर्मूला क्या है इसका, अगर वन सैंपल का निकाल रहे हैं तो समीशन एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट एन, यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक्स यानी कि ये आपका क्या है, सैंपल का, ये पॉपुलेशन का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके अंडर रूट एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, टी टेस्ट निकाल सकते हो। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ आएगा वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ऑलरेडी निकालना आता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन अंडर रूट। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हो। देन टू सैंपल अगर दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा टी का, कि पहले सैंपल का मीन दूसरे सैंपल का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 इंटू में n2, n1 प्लस n2 का रूट। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, सिम उसी तरीके से जैसे x माइनस एक्स बार का स्केयर। अगर हम अकेला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो ऐसे निकालते हैं ना, x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो बार ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार का स्केयर प्लस x2 माइनस x2 बार का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 2 क्यों हो गया, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाए n1 प्लस n2 माइनस 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू सैंपल में निकालते हैं। पेयर्ड में कैसे निकालते हैं, d माइनस डी बार का मतलब क्या है कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। x और y दो वेरिएबल गिवन है, उनका पहले क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। वो जो डिफरेंस आएगा उसका मीन निकाल के d माइनस डी बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं पता होंगे तो मीन्स फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट मेन अजम्पशंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टेस्ट लगेगा। तो d बार अंडर रूट n डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से आप क्या करते हो, पेयर्ड टेस्ट में निकाल सकते हो। नाउ जेड टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होता है, देखो जो टी टेस्ट की स्पेशलिटी क्या थी कि उसमें 30 से कम सैंपल हो और स्टैंडर्ड डेविएशन ना गिवन हो। जेड टेस्ट भी पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, तो इसको भी हम इंडिपेंडेंट और रैंडम मान के चलेंगे, और पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इसमें सैंपल साइज क्या होगा, 30 से ज़्यादा होगा, और इसमें हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से पता होगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ हमें पहले से गिवन होता है वहाँ पर हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ याद रखना कि जैसे टी टेस्ट क्या था, वन सैंपल में, टू सैंपल में, इंडिपेंडेंट में और पेयर्ड में था, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई पेयर्ड का केस नहीं होता, इसमें सिर्फ वन और टू सैंपल ही होते हैं। तो अगर वन सैंपल में निकालना है तो सिंपल सी बात है, वैसा ही फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार माइनस यू, यानी कि दोनों का मीन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू में अंडर रूट एन, इस तरीके से ही निकालते हैं। वही सेम फॉर्मूला है इसका भी। और अगर टू सैंपल गिवन है तो एक्स बार वन और एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का डिवाइडेड बाय n1 और n2, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, टू सैंपल निकाल लेंगे। देन हमारा आता है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट हमारा क्या है, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं सैंपल के वेरिएंस को। वेरिएंस को कंपेयर इसके अंदर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से रिलेटेड ही होता है, और ये हमें रेशो डिटरमाइन करता है। देखो एफ टेस्ट की क्या असम्पशंस हैं, ये भी हमारे किसके अंदर आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, और सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट की वही इसके अंदर होती है। बट इसका मेन डिफरेंस क्या है बाकियों से, कि ये हमारे वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि दो जो सैंपल्स हैं उनके वेरिएंस को कंपेयर किया जाता है। तो पहले वाले का वेरिएंस निकाला जाता है। देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस किस चीज़ के इक्वल होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके स्केयर को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सब्मिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो अगर इसका स्केयर कर देंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, स्केयर से ये कट जाएगी स्केयर रूट, तो सिंपल क्या बच जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा क्या है, वेरिएंस। दोनों का वेरिएंस निकालेंगे, जो लार्जेस्ट आएगा उसे ऊपर, नीचे आएगा उसको स्मॉलेस्ट, इस तरीके से लिख के हम क्या करते हैं, उनका रिजल्ट निकाल लेते हैं कि उनके बीच में क्या रिजल्ट है, जिसके थ्रू हम क्या हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। वो हमारा क्या होता है, एफ टेस्ट।
नाउ काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया था? पियर्सन ने दिया था, जिसे हम एक्स स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं, जो स्टैटिस्टिकली किसके बीच में हमें बताता है कि हमारे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक यानी कि हम ये मान के नहीं चलते कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कैसा भी डाटा हो सकता है, और इसके अंदर क्या चीज़ टेस्ट की जाती है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट एंड होमोजिनिटी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा गया था कि गुडनेस ऑफ टेस्ट हम किस टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट हम किस टेस्ट से कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, गुडनेस ऑफ टेस्ट, इंडिपेंडेंस एंड होमोजिनिटी को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, रेंडमली सेलेक्टेड होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा क्या हो, पैरामीट्रिक रिलेशन हो, नॉन पैरामीट्रिक ये हो सकता है। ऑल एंटिटीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट, नो वन ऑफ द ग्रुप शुड कंटेन, कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन होगा ना, उसमें कोई भी डाटा 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू 10 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और जो सैंपल का साइज़ है वो 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ माइनस ई डिवाइडेड बाई ई, कंप्लीट का समीशन का स्क्वायर। ये हमारा कैसे निकलता है, ओ का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल एंटिटी आपको गिवन है, और ई एक्सपेक्टेड आपको गिवन होती है। मीन्स आपको ओरिजिनल गिवन होती है, ओरिजिनल की हेल्प से आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेड निकालते हो। तो ओरिजिनल जो भी आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ऐसे एक बॉक्स सा गिवन होता है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10, 15, 20, 25 इस तरीके से गिवन है कि ये ए और ये बी है, सैंपल है, और इसके अंदर जो इसको मलेरिया से प्रॉब्लम है, जो डेंगू से जिसको सफ़र कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको गिवन होगा। यहाँ उनके टोटल गिवन होते हैं नीचे, ये याद रखना, इसमें कभी भी टोटल चेंज नहीं होते, टोटल हमेशा सेम रहते हैं। चाहे आप ओरिजिनल की बात करो, जब ओरिजिनल का जो टोटल दे रखा होता है ना, इसका जो टोटल दे रखा होगा यहाँ पे, एक्सपेक्टेड जब निकालोगे तो टोटल वैसे के वैसे रहेंगे, ये वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो इनको हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, RT इंटू में CT, यानी कि ये जो रो का टोटल है, इस रो को फॉर एग्जांपल पहले आप इसको रिप्लेस करोगे, जैसे आपको ये एक टेबल गिवन है ABCD, ठीक है, तो आपको ए को चेंज करना है, ये आपकी ए की ओरिजिनल है, तो आपको ए अगर एक्सपेक्टेड निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका टोटल क्या है, इस रो का क्या टोटल है, और इस कॉलम का क्या टोटल है। तो इस रो का क्या टोटल है वो यहाँ लिखा जाएगा, कॉलम का टोटल डिवाइड कर देंगे n से, कि टोटल नंबर ऑफ सारे मिला के सैंपल में कितने हैं उससे डिवाइड करेंगे तो नया ए आ जाएगा। ऐसे ही बी को निकालेंगे कि बी की रो का क्या टोटल है, बी के कॉलम का क्या टोटल है, उसको n से डिवाइड कर देंगे। देन हमारी सी का निकालेंगे तो सी की रो का क्या टोटल है और सी की इसका, इस तरीके से निकालते जाएंगे और हर एक की एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, ओरिजिनल लिख लेनी है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड, जैसे 5, 10, 15 ये हमारी क्या थी, ओरिजिनल थी, इससे हम क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, जो भी हमारी आएगी। उसके बाद ओरिजिनल माइनस एक्सपेक्टेड, देन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, कि जो भी हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी इनका हम यहाँ क्या कर देंगे, जैसे ABC आई तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर एंड C का स्क्वायर, और फिर जो इसका आंसर आया होगा उसको हमें किससे डिवाइड करना है, E से, यहाँ जो E लिखा हुआ था उससे डिवाइड करेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। हमेशा याद रखना, इन टेस्ट में डिसीजन मेकिंग किससे होती है, एक जो भी आपकी इस फॉर्मूले से आंसर आते हैं, यानी कि जो ये कंप्लीट फॉर्मूला आप निकालोगे उसका जो आंसर होगा, और एक जो टेबल का आंसर होता है, उनको मैच किया जाता है। अगर आपका आंसर उसके अंदर आ जाता है, उस लिमिट के अंदर आता है तो एक्सेप्टेबल होती है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती है। तो मेनली बेसिकली आपको फॉर्मूलाज ही पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले स्टेट हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने क्या किया, डिसीजन क्राइटेरिया को फाइंड आउट किया, सेलेक्ट किया टेस्ट को सेलेक्ट करके उसके रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट किया, और फाइनली डिसीजन मेकिंग कर दी। डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकती है नल हाइपोथेसिस, और रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर जो हमारा सैंपल का मीन है वो इक्वल आ जाता है कि 3 घंटे ही टीवी देखते हैं जो हमने पॉपुलेशन का सोचा था उसके, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने के बाद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस परफॉर्म की जाती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.